नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि हमने पहले की क्लास में डिस्कस किया था, मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करेंगे। और इसके पहले वाले क्लास में मैंने आप लोग को हिंदी का पूरा सिलेबस डिस्कस कर दिया था आप लोग के सामने। तो इसी पाठ्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज से हम लोग हमारा पहला टॉपिक शुरू करेंगे और हमारा पहला टॉपिक है भाषा बोध। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से भी आपके प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाषा बोध आपका 2 पार्ट में बनेगा, ये आज का पहला क्लास है। इसके बाद एक क्लास और लगेगा भाषा बोध का, फिर आपका भाषा बोध वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाले जो लेक्चर है जिसमें मैंने सिलेबस को डिस्कस किया है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसको जरूर देखिएगा। आपको आइडिया हो जाएगा क्यों हम लोग हिंदी को इम्पोर्टेंस दें, क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है, क्या को नहीं पढ़ना है, कहाँ कितने क्वेश्चंस आते हैं, इन सब के बारे में मैंने पहले वाले वीडियो पे बताया हुआ है। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं और पढ़ते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक भाषा बोध। ठीक है, तो हमारा टॉपिक का नाम है भाषा बोध। हमारा टॉपिक का नाम क्या है? भाषा बोध। तो हमको सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि आखिर भाषा किसे कहा जाता है। तो भाषा क्या होता है? भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो भाषा शब्द है ना वो संस्कृत के किससे मिलकर बना है? भाष धातु से। किससे? संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना हुआ है। और जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। जिसका अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना। देखो, मैं हर चीज को तो नहीं लिखूंगा, आप लोग को समझते चलना है। ठीक है, तो भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना। ठीक है, अब मैंने एक चीज यहाँ पास नया चीज बोला है। देखो, भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिर धातु किसे कहा जाता है? और आना स्वाभाविक भी है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो धातु किसे कहा जाता है? तो क्रिया के मूल रूप को धातु बोलते हैं। किसको याद रखना है? क्रिया के आपका जो मूल रूप होता है जी, क्रिया के मूल रूप। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? आपका धातु कहा जाता है। जैसे कि मैं लिखता हूं, एक क्रिया लिखता हूं, जैसे कि देखो ये पढ़ना क्या है आपका? क्रिया। लिखना क्या है आपका? क्रिया। अब कई लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसी को क्रिया कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि पढ़ना मतलब यहाँ पढ़ने की क्रिया हो रहा है, लिखना मतलब यहाँ लिखने की क्रिया हो रहा है। तो हम लोग पढ़े धातु, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो आपका पढ़ना लिखना ये सब क्या है? क्रिया है। तो अगर पूछेगा एग्जामिनर कि पढ़ना में कौन सा धातु है, तो पढ़ना में आपका पढ़ धातु हो जाएगा। लिखना में कौन सा धातु है, तो लिखना में आपका लिख धातु हो जाएगा। वैसे मैं एक और क्रिया लिखता हूँ, जैसे कि देखो गाना में कौन सा धातु है, तो गाना में गा धातु हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पास लिखता हूँ मैं दौड़ना में कौन सा धातु है, तो दौड़ना में आपका दौड़ धातु हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है? आपका धातु है। तो क्रिया किसे कहेंगे? जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए वो क्रिया कहलाएगा। और धातु किसे कहेंगे? क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाएगा। पढ़ना एक क्रिया लेकिन इसमें पढ़ धातु है, लिखना एक क्रिया इसमें लिख धातु है, गाना एक क्रिया है जिसमें धातु गा है, और दौड़ना एक क्रिया जिसमें दौड़ क्या है? आपका धातु है। आपको यहाँ एक चीज समझ में आ रहा होगा, जैसे कि देखो यहाँ पास पढ़ आपका धातु है, लिख आपका धातु है, गा आपका धातु है, दौड़ आपका धातु है। अगर आप इन सभी धातु में आप अगर ना प्रत्यय लगा दोगे, प्रत्यय क्या होता है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित करता है, वो आपका प्रत्यय कहलाता है। आप सभी ने तो सुना होगा उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। तो प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है। ठीक है, तो देखो ये सब क्या है? ये सब तो आपका धातु है। अभी मैंने बताया क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो अगर आप इन सबके अंत में ना प्रत्यय लगा दोगे तो किसका निर्माण हो जाएगा? क्रिया का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो इस परिभाषा के माध्यम से हम लोग धातु के बारे में भी जान गए, है ना, और साथ ही साथ क्रिया के बारे में भी जान गए। तो भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना। और मैंने धातु का अर्थ भी बता दिया। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, रोना, गाना, ये सब क्या है? आपका क्रिया है। लेकिन अगर इसमें आपसे धातु पूछेगा तो पढ़ना में पढ़ धातु है, लिखना में लिख धातु है, गाना में गा धातु है, दौड़ना में दौड़ धातु है, ये सब। और जब धातु में जब ना प्रत्यय जोड़ते हैं तब किसका निर्माण हो जाता है? क्रिया का। ठीक है, तो हमने धातु किसे कहते हैं ये भी जान लिया, हमने क्रिया किसे कहते हैं ये भी जान लिया, है ना। और हमको ये भी पता चल गया कि भाषा है संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना। ठीक है, ये तो जाएगा। अब इसकी परिभाषा पे चलते हैं। तो भाषा वह माध्यम या साधन होता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। एक बार पुनः देख लीजिए, भाषा वह माध्यम या साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान करता है।
करता है। जैसे कि देखो, मैं भी अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा हूँ, तो किसके माध्यम से कर रहा हूँ? मैं भी भाषा के माध्यम से ही कर रहा हूँ। इसको आप एक डायग्राम के माध्यम से समझिएगा। ये एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है ना, और ये आपका दूसरे व्यक्ति या समूह हो जाएगा। ये दूसरा व्यक्ति या मैं समूह की बात कर दे रहा हूँ, समूह हो जाएगा। ठीक है, तो भाषा वह माध्यम या साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या समूह तक अपने विचारों का, किसका? अपने विचारों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा वह माध्यम या साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। मैं भी अपने विचारों को आपको डिलीवर कर रहा हूँ, किसके माध्यम से कर रहा हूँ? भाषा के माध्यम से ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार और मैं परिभाषा बता दे रहा हूँ, आपको लिखना क्या है? भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। उसके बाद भाषा वह माध्यम या साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद एक और मैं परिभाषा बताता हूं जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भाषा ध्वनि का समूह होता है ना। मैं यहां पास ऊपर में शो कर दे रहा हूं, भाषा क्या होता है आपका? भाषा ध्वनि का समूह होता है। भाषा ध्वनि का समूह होता है। भाषा क्या होता है? ध्वनि का समूह होता है जो हमारे मुख से क्या होता है आपका? उच्चारित होता है। ठीक है, भाषा क्या होता है? ध्वनि का समूह होता है जो हमारे मुख से उच्चारित होता है। क्वेश्चन आता है कि भाषा किसका समूह होता है? तो किसका समूह होता है? ध्वनि का समूह होता है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर लास्ट में फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगा ना, ध्यान से सुनते रहिए। भाषा ध्वनि का समूह होता है। जैसे कि देखो, अगर एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, उसको स्टार्टिंग में तो बोलने नहीं आता, लेकिन अब छोटा सा बच्चा है, उसको अपने भावों को अपने माँ तक पहुंचाना है। मैं केस दे रहा हूँ, सपोज छोटा सा बच्चा है, अभी उसको बोलने नहीं आ रहा है लेकिन उसको भूख लग रहा है। अब वो बच्चा क्या करेगा? अब वो रोना शुरू करेगा। रोना शुरू करेगा मतलब वो ध्वनि उत्पन्न करेगा। तो उस बच्चे के लिए वो ध्वनि क्या हो जाएगा? वो जो रो रहा है वो उसका भाषा हो जाएगा। तो भाषा क्या होता है? ध्वनि का समूह होता है जो हमारे मुख से उच्चारित होता है। एक लास्ट बार और मैं पूरा बता दे रहा हूँ। भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। ठीक है, फिर भाषा वह माध्यम या साधन होता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तीसरा चीज मैंने बता दिया कि भाषा क्या होता है? भाषा ध्वनि का समूह होता है जो हमारे मुख से उच्चारित होता है। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ मैंने धातु के बारे में भी बता दिया। धातु किसे कहेंगे? क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहा जाता है? धातु। जैसे कि पढ़ना लिखना ये हमारा क्रिया है, लेकिन पढ़ना में अगर आपसे धातु पूछेगा तो आपको बताना है पढ़ धातु हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब उसके बाद देखते हैं दूसरा हमारा टॉपिक क्या है? भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है या कौन सा भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है जी, भाषा को सीखने के 3 मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होते हैं। पहला आपका जिज्ञासा, दूसरा आपका अनुकरण और तीसरा आपका अभ्यास। अब ध्यान से सुनिएगा, जिज्ञासा मतलब क्या होता है? जिज्ञासा का अर्थ होता है आपका जानने की इच्छा। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। उसके बाद अनुकरण का अर्थ क्या होता है? अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना या याद करना, है ना। मैंने क्या बताया? जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा, अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना या याद करना, और तीसरा है अभ्यास। तो अभ्यास का अर्थ क्या होता है? बार बार दोहराना। ठीक है, तो ये तीनों क्या है? ये तीनों भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, अनुकरण मतलब नकल करना या याद करना, अभ्यास मतलब बार बार दोहराना। देखो, अगर आपको भाषा को सीखना है तो आपके मन में क्या होना चाहिए? भाषा को सीखने के लिए आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए सबसे पहले, तो है ना। तो ये जिज्ञासा हो जाएगा। दूसरा अनुकरण। अब आपने जो भी चीज सीखा, अब आप उसको क्या करोगे? अनुकरण करोगे, याद करोगे। अनुकरण करना मतलब नकल करना या याद करना। पहला, अगर आपको भाषा को सीखना है तो आपके मन में भाषा के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए। दूसरा चीज क्या? अनुकरण। अब आपने जो भी चीज सीखा उसको आप क्या करोगे? अनुकरण करोगे, याद करोगे। और तीसरा अभ्यास। अभ्यास मतलब बार बार दोहराना। हम लोग करते क्या है? एक बार कोई चीज को पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, फिर हम लोग समझते हैं कि याद हो गया। ऐसा नहीं है जी। जब तक आप चीजों को बार बार नहीं दोहराते रहोगे तब तक वो आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। तो वही तीसरा स्टेप क्या है आपका? अभ्यास मतलब बार बार दोहराना। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति भाषा को सीखना चाहता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति के मन में भाषा के प्रति क्या होना चाहिए? जिज्ञासा, अर्थात भाषा को जानने की इच्छा उसके मन में होनी चाहिए। अर्थात उस व्यक्ति को क्या बनना पड़ेगा? उस व्यक्ति को बनना पड़ेगा जी जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। जिज्ञासा मतलब होता है जानने की इच्छा, और जिज्ञासु मतलब क्या होता है? जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति।
अब जो भी उन्होंने जाना उसको क्या करेगा, अनुकरण करेगा, याद करेगा, ठीक है। और तीसरा स्टेप है अभ्यास, मतलब बार बार दोहराना। अगर वो चीज़ों को बार बार दोहराएगा तो चीज़ें क्या होंगी, लंबे समय तक उसको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तीनों क्या होता है, भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। होपफुली समझ में आया होगा। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, लेकिन जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। अनुकरण मतलब होता है आपका नकल करना या याद करना। और तीसरा अभ्यास, अभ्यास का मतलब होता है बार बार दोहराना। अगर हम कोई चीज़ को बार बार दोहराते हैं तो हमको लंबे समय तक याद हो जाता है, वो स्थायित्व को भी प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो अभी तक दो चीज़ हो गया। पहला भाषा की परिभाषा। भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। भाषा वह माध्यम या साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा ध्वनि का समूह होता है जो हमारे मुख से उच्चारित होता है, ठीक है। फिर धातु के बारे में बताया था, क्रिया के मूल रूप को धातु कहेंगे, ठीक है। जैसे पढ़ना एक क्रिया है तो पढ़ इसमें धातु हो जाएगा। उसके बाद मैंने बताया भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो भाषा को सीखने के 3 मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हैं। पहला जिज्ञासा, दूसरा अनुकरण और तीसरा अभ्यास। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, अनुकरण मतलब याद करना या नकल करना, और अभ्यास मतलब चीज़ों को बार बार दोहराना। तो होपफुली ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा, व्यक्ति में भाषा का विकास क्रम। यहाँ से आपका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और जो पेडागोजी का भी जो तैयारी कर रहे हैं, है ना, जैसे शिक्षक भर्ती परीक्षा का, तो इसमें ये क्वेश्चन तो आपका 5-6 बार पूछा गया है कि एक व्यक्ति में भाषा का विकास कैसे होता है, अर्थात एक व्यक्ति में भाषा के कौन से कौशल का विकास सर्वप्रथम होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में, व्यक्ति में भाषा का विकास क्रम। अर्थात यहां से कैसा क्वेश्चन आएगा कि किसी भी व्यक्ति में भाषा के कौन से कौशल का विकास सबसे पहले होता है। तो आपको एक कोटेशन याद रखना है, श्रवण वदन पठन लेखन, ठीक है। श्रवण वदन पठन लेखन। श्रवण का अर्थ होता है क्या जी, आपका सुनना। श्रवण का अर्थ होता है आपका सुनना। वदन का अर्थ क्या होता है, आपका बोलना, ठीक है। उसके बाद पठन का अर्थ क्या होता है, आपका पढ़ना। पठन का अर्थ होता है पढ़ना। और लेखन का अर्थ क्या होता है, आपका लिखना। लेखन का अर्थ क्या होता है, आपका लिखना, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति में सबसे पहले श्रवण कौशल का विकास होता है, उसके बाद वदन कौशल का विकास होता है, उसके बाद पठन कौशल का विकास होता है, और अंत में विकास होता है लेखन कौशल का। अर्थात कोई भी व्यक्ति सबसे पहले सुनना सीखता है, सुनने के बाद वो बोलना सीखता है, बोलने के बाद वो पढ़ना सीखता है, और पढ़ने के बाद वो आपका लिखना सीखता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि व्यक्ति में कौन से कौशल का विकास सबसे पहले होता है, तो आपको बताना है श्रवण कौशल। और सबसे अंत में कौन से कौशल का विकास होता है, तो लेखन कौशल। अर्थात सबसे पहले व्यक्ति सुनना सीखता है, और सबसे बाद में क्या सीखता है, वो लिखना सीखता है। तो होपफुली सभी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने पढ़ाया भाषा की परिभाषा, उसके बाद मैंने बताया भाषा को सीखने के 3 मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया कि एक व्यक्ति में भाषा का विकास कैसे होता है, कौन से कौशल का विकास पहले होता है। तो पहला सुनना सीखेगा व्यक्ति, श्रवण कौशल का विकास। उसके बाद वो बोलना सीखेगा, अर्थात वदन कौशल का विकास। उसके बाद वो आपका पढ़ना सीखेगा, अर्थात पठन कौशल का विकास। उसके बाद वो लिखना सीखेगा, अर्थात तो लेखन कौशल का विकास होता है। तो यहाँ तक आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको बार बार रिवाइज करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या, देखो अब हम लोग पढ़ेंगे भाषा की विशेषताएं। हमने भाषा की परिभाषा जान लिया, भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जान लिए। अब हम लोग जानते हैं आखिर भाषा की परिभाषा क्या होती है, ठीक है, सॉरी, भाषा की विशेषताएं क्या होती है। तो सबसे पहले चीज आपको ध्यान रखना है, भाषा का मानक स्वरूप होता है। मानक स्वरूप कहने का तात्पर्य क्या होता है, मानक को इंग्लिश से बोलते हैं स्टैंडर्ड। तो भाषा का अपना व्याकरण, भाषा का अपना व्याकरण होता है, भाषा का अपना लिपि होता है। तो भाषा का अपना व्याकरण और लिपि होने के कारण ही हम लोग क्या बोलते हैं कि भाषा का मानक स्वरूप है, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं ना इंग्लिश व्याकरण, हिंदी व्याकरण, तो व्याकरण है। और लिपि, जैसे कि हमारी हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो भाषा का व्याकरण और लिपि होने के कारण हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा का मानक स्वरूप होता है। तो पहला विशेषता। दूसरा विशेषता, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगर आपको भाषा को सीखना है तो आपको समाज में रहना पड़ेगा, लोगों को देखना पड़ेगा, लोगों से चीज़ों को सीखना पड़ेगा, और सीखोगे उसको बार बार दोहराना पड़ेगा, तभी हम लोग क्या करेंगे, क्या कर पाएंगे, उस भाषा को सीख पाएंगे। और ये पॉसिबल कब है, जब आप समाज में रहोगे। तभी तो बोला गया है कि भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में भाषा को नहीं सीख सकता। अगर उसको भाषा को सीखना है तो समाज में रहना ही पड़ेगा, लोगों को देखना पड़ेगा, उससे उसका अनुकरण करना पड़ेगा, लोगों से सीखना पड़ेगा, जो भी सीखेगा उसको बार बार दोहराना पड़ेगा, तभी वो भाषा को सीख पाएगा। इसीलिए बोला गया भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। तीसरा, भाषा का प्रवाह कठिन से सरल की ओर होता है। देखो, जब तक हम लोग भाषा के नियम और जो उसका ग्रामर है
है ना, या व्याकरण है, उसको हम लोग अच्छे से नहीं जानते रहते हैं, हमको वो कठिन लगता है। जब हम लोग उसके व्याकरण को, नियमों को अच्छे से जब जान लेते हैं तो हमको सरल लगता है। तो यही तो बोला गया कि भाषा का प्रवाह कठिन से सरल की ओर होता है। जैसे कि अभी मैं इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश में अगर हम लोग को टेंस पूछ लिया जाए तो जब तक हम उसके रूल्स को नहीं जानते हम लोग को कठिन लगेगा, लेकिन जब हम उसके पूरे रूल्स वगैरह को हम लोग को पता चल जाएगा तो कहाँ हमको वो कठिन लगेगा, हमको सरल लगने लग जाएगा। तो यही तो बोला गया कि भाषा का प्रवाह कठिन से सरल की ओर होता है। चौथा चीज देखो, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। देखो, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। जैसे कि आपको ध्यान रखना है, हमारी जगत जननी भाषा, हमारी जगत जननी भाषा संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी बोलते हैं, ठीक है। संस्कृत भाषा के बाद कुछ समय पश्चात आपका पाली भाषा का विकास हुआ था। पाली से प्राकृत भाषा का विकास हुआ था। प्राकृत से अपभ्रंश, ये अलग से एक टॉपिक है, हिंदी भाषा का विकास क्रम मैं उसमें पढ़ाऊंगा, लेकिन इस विशेषता को समझाने के लिए मुझे इसको बताना पड़ा है आप लोग को। तो हमारी जगत जननी भाषा संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा से पाली भाषा का विकास हुआ, इसके बाद प्राकृत भाषा का विकास हुआ, इसके बाद अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ था, इसके बाद आपका अर्धमागधी अपभ्रंश का विकास हुआ। इसके बाद हमारा पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? पूर्वी हिंदी का, ठीक है, हमारा पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समय के साथ जो भाषा में परिवर्तन हो रहा है वो किस विशेषता के कारण हो रहा है? क्योंकि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। अगर सपोज भाषा का अंतिम स्वरूप होता जी, तो भाषा में समय के साथ क्या आपका परिवर्तन नहीं होता। जो आप संस्कृत से पाली भाषा का विकास हुआ, उसके बाद प्राकृत भाषा का विकास हुआ, उसके बाद अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ है, उसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश का विकास हुआ है, उसके बाद पूर्वी का विकास हुआ है। तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं वो कौन सी विशेषता के कारण हो रहा है? क्योंकि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। सपोज भाषा का अंतिम स्वरूप होता तो आज भी हम लोग किसको पढ़ते रहते? संस्कृत को। अगर अंतिम स्वरूप होता तो समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पांचवा है, भाषा की विभिन्न संरचनाएं होती है, मतलब अलग अलग भाषाओं का अपना अलग व्याकरण होता है, अलग लिपि होता है, तो इसकी स्ट्रक्चर संरचना में आ जाएगा, है ना। तो ये हमने पढ़े भाषा की विशेषताएं, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। पहला, भाषा का मानक स्वरूप होता है, अर्थात भाषा का अपना व्याकरण और लिपि होता है। दूसरा, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगर आपको भाषा को सीखना है तो आपको समाज में रहना पड़ेगा, लोगों को देखना पड़ेगा, लोगों से चीज़ों को सीखना पड़ेगा, और जो भी सीखोगे उसको बार बार दोहराना पड़ेगा। ये पॉसिबल कब है? जब आप समाज में रहोगे। इसीलिए बोला जाता है भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। तीसरा, भाषा का प्रवाह कठिन से सरल की ओर होता है। जब तक आप भाषा के व्याकरण को, लिपि को अच्छे से नहीं जानते तब तक वो आपको कठिन लगेगा, और जैसे ही आप उसके व्याकरण को, लिपि को अच्छे से जान जाओगे आपको सरल लगने लगेगा। उसके बाद मैंने बताया चौथा, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। अंतिम स्वरूप नहीं है तभी उसमें समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। अगर अंतिम स्वरूप होता है तो समय के साथ उसमें परिवर्तन नहीं होता। पांचवा, भाषा की विभिन्न संरचनाएं होती है, मतलब अलग अलग भाषाओं का अपना अलग व्याकरण होता है, अपना अलग लिपि होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद होपफुली ये आपका भाषा की विशेषताएं समझ में आ गया होगा। तो अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा दिया? भाषा की परिभाषा, भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, और तीसरा एक व्यक्ति में भाषा का विकास क्रम, और चौथा मैंने पढ़ा दिया भाषा की विशेषताएं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भाषा के विभिन्न स्वरूप। ये जो टॉपिक हमारे प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, भाषा के विभिन्न स्वरूप में हमको सबसे पहले पढ़ना है राजभाषा के बारे में। तो राजभाषा मतलब क्या? नाम से समझ में आ रहा है, राजभाषा मतलब राजकाज की भाषा, अर्थात वह भाषा जिसका प्रयोग राज के कार्यों में होता है या शासन प्रशासन के कार्यों में होता है, वो क्या कहलाता है? राजभाषा कहलाता है। एक बार पुनः सुनिएगा, राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका? राजकाज की भाषा। क्या होता है? राजकाज, राजकाज की भाषा, अर्थात जिस भाषा का प्रयोग राज के कार्यों में या शासन प्रशासन के कार्यों में होता है वही क्या कहलाता है? राजभाषा कहलाता है, ठीक है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 343A क्या बोलता है? ये बोलता है कि संघ की राजभाषा हिंदी, याद रखना, संघ की राजभाषा हिंदी, वह लिपि क्या होगा? वह लिपि आपका देवनागरी होगा। हमारे संविधान का आर्टिकल 343A बोलता है जी कि संघ की राजभाषा हिंदी, वह लिपि क्या होगा? देवनागरी होगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी हमारी कौन सी भाषा है, तो आपको बताना है राजभाषा। और आपको बोलेगा कि ठीक है भाई, आप अगर हिंदी को राजभाषा बोल रहे हो तो आप प्रूफ दीजिए, तो बोलोगे आप कि आप संविधान का आर्टिकल 343A पढ़ लो। 343A में लिखा गया है कि हमारे संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगा? आपका देवनागरी होगा। आगे समझ में? तो राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा, जिस भाषा का प्रयोग राज के कार्यों में या शासन प्रशासन के कार्यों में होता है उसी को हम लोग बोलेंगे राजभाषा। अनुच्छेद 343A के आधार पर हिंदी हमारी एक राजभाषा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखिए, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी राष्ट्र के अधिकांश जनता के द्वारा बोले जाने वाली भाषा।
ठीक है। राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी भी राष्ट्र की अधिकांश जनता के द्वारा बोले जाने वाली भाषा। अगर हम लोग हमारे भारत की बात करें तो हमारे भारत में अधिकांश जनता के लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इस आधार पर हम लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा कह सकते हैं और कहा भी जाता है। लेकिन आधिकारिक तौर पर कहीं भी ऐसा नहीं बताया गया कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बस हम लोग हिंदी की व्यापकता को देखकर हिंदी को राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। क्या बताया मैंने कि राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी भी राष्ट्र के अधिकांश जनता, किसी भी राष्ट्र की अधिकांश जनता के द्वारा बोले जाने वाली भाषा। तो हमारे भारत में तो हिंदी का ही प्रयोग सर्वाधिक होता है ना, तो इस बेसिस से हम लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुआ है। जैसे कि आपका हिंदी हमारी राजभाषा है, संविधान के अनुच्छेद 343A में लिखा गया है, ऐसा हमारा हिंदी राष्ट्रभाषा है, ऐसा हमारा संविधान में नहीं लिखा गया है। तो हम हिंदी की व्यापकता को देखकर हिंदी को राष्ट्रभाषा कह सकते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐसा पुष्टि नहीं किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये दोनों में ही डिफरेंस है। राजभाषा के संबंध में तो हमारे संविधान में लिखा गया कि हमारा हिंदी राजभाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा करके नहीं लिखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा, मातृभाषा क्या होता है? तो मातृभाषा वह भाषा होता है जिसे हम अपने माँ से, अपने समाज से, अपने परिवार से सीखते हैं। कहाँ से? अपने माँ से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं और अपने कहाँ सीखते हैं? समाज से। जिस समाज में हम लोग रहते हैं वहाँ से हम लोग सीखते हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे मातृभाषा। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि विचार अभिव्यक्ति के लिए सबसे सरल भाषा कौन सी भाषा होगा? तो देखो, जिस भाषा को बच्चा बचपन से सीख रहा है, जिस भाषा में बच्चा बचपन से उसका प्रयोग कर रहा है, बोल रहा है उस भाषा को, तो उसी भाषा में तो बच्चा अपने विचारों को अच्छे से डिलीवर कर पाएगा। तो विचार अभिव्यक्ति के लिए सबसे सरल भाषा कौन सी भाषा होता है? आपका मातृभाषा होता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो मातृभाषा वह भाषा होता है जिससे हम अपने माँ से, परिवार से और समाज से सीखते हैं। ठीक है, और विचार अभिव्यक्ति के लिए सबसे सरल भाषा कौन सी भाषा होता है? तो मातृभाषा होता है। होपफुली समझ में आ गया होगा। तीनों को पुनः रिवाइज करा दे रहा हूँ। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा। तो आपका शासन प्रशासन में प्रयुक्त होने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी राष्ट्र की अधिकांश जनता के द्वारा बोले जाने वाली भाषा। ठीक है, तो हमारे राष्ट्र में हिंदी को सर्वाधिक प्रयोग करते हैं, तो हिंदी का सर्वाधिक प्रयोग के आधार पर हिंदी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? राष्ट्रभाषा बोल सकते हैं। मातृभाषा वह भाषा जिसे हम अपने माँ से, परिवार से, समाज से सीखते हैं, मातृभाषा कहलाएगा। और यही मातृभाषा विचार अभिव्यक्ति के लिए सबसे सरल भाषा होता है। बारी है आपका मानक भाषा। तो मानक भाषा को इंग्लिश से बोलते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो किसी भी भाषा का शुद्ध रूप, किसी भी भाषा का ध्यान रखना है, किसी भी भाषा का शुद्ध रूप, आदर्श रूप और आपका व्याकरणबद्ध रूप, किसी भी भाषा का शुद्ध रूप, आदर्श रूप और व्याकरणबद्ध रूप जिसका प्रयोग पठन और लेखन में किया जाता है, उसी को बोला जाता है जी आपका मानक भाषा। तो जो हम लोग पुस्तकों में जो भाषा का प्रयोग हम लोग होता देखते हैं, वो सब कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ रहता है? मानक भाषा का। मतलब पुस्तकों में शुद्ध शब्दों का प्रयोग होता है, आदर्श शब्दों का प्रयोग होता है, और जो पूरा वो रहता है, जो भी आप पढ़ते हो, है ना, वो सब व्याकरण से पूरा बद्ध होता है, मतलब उसमें व्याकरण का पूरा प्रयोग किया रहता है। तो ये हो जाएगा आपका मानक भाषा। तो किसी भी भाषा का शुद्ध रूप, आदर्श रूप और व्याकरणबद्ध रूप जिसका प्रयोग पठन और लेखन में किया जाता है, उसी को बोला जाता है मानक भाषा। अब बात करते हैं शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा किसे कहेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है। तो शास्त्रीय भाषा उस भाषा को कहा जाता है जिसका कम से कम कितना आपका 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास रहा हो, जिसका कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास रहा हो, जिसका कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास रहा हो, उसी को बोला जाता है आपका शास्त्रीय भाषा। अब जो बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में हमारे भारत में 6 भाषाओं को, कितने भाषाओं को? 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। अब ये 6 भाषा कौन कौन से? सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला तो तमिल, पहला आपका तमिल, दूसरा आपको ध्यान रखना तेलुगु, दूसरा क्या आपका दूसरा आपका संस्कृत, है ना। पहला आपका तमिल और दूसरा हो जाएगा आपका संस्कृत। तीसरा जी आपको ध्यान रखना तेलुगु, तीसरा तेलुगु। चौथा आपको ध्यान रखना, चौथा कन्नड़। पांचवा आपको ध्यान रखना है, पांचवा मलयालम। और छठवा आपको याद रखना है, छठवा हो जाएगा आपका उड़िया। छठवा क्या होगा आपका? उड़िया। तो ये जो 6 भाषा है, इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया हमारे भारत में। तो वर्तमान में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। क्वेश्चन आता है कि किन किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है या कब दिया गया है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो तमिल को दिया गया है आपका 2004 में, तमिल को दिया गया है 2004 में। संस्कृत को दिया गया है आपका 2005 में। कब दिया गया है इसको? संस्कृत को 2005 में,
ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है ये आपका तेलुगु और जो कन्नड़ है, तेलुगु और कन्नड़ है, इसको दिया गया है आपका 2008 में। कब दिया गया? 2008 में। मलयालम को दिया गया है आपका 2013 में और उड़िया को दिया गया है आपका 2014 में। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि तमिल को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो 2004 में। संस्कृत को 2005 में, है ना। तेलुगु और कन्नड़ को आपका 2008 में। उसके बाद मैंने बताया आपका मलयालम को आपका 2013 में और उड़िया को 2014 में, है ना। मलयालम आपका ये 2013 है, ठीक है। उसके बाद उड़िया कब है? आपका 2014। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्तमान में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। और क्राइटेरिया क्या है कि शास्त्रीय भाषा उस भाषा को कहा जाता है जिसका कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास रहा हो। सबसे पहला तमिल, उसके बाद दूसरा संस्कृत, तीसरा तेलुगु, चौथा आपका कन्नड़, पांचवा आपका मलयालम और छठवां आपका उड़िया। तमिल 2004, संस्कृत 2005, तेलुगु और कन्नड़ 2008, मलयालम 2013 और उड़िया आपका 2014, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो होपफुली ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार और आप इसको अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बोली के बारे में। आखिर बोली किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा बोली किसे कहते हैं, आपको ध्यान रखना है भाषा की प्राथमिक इकाई को। किसको? भाषा की प्राथमिक इकाई को। भाषा की प्राथमिक इकाई को क्या कहा जाता है जी? आपका बोली कहा जाता है, ठीक है। भाषा की प्राथमिक इकाई को बोली कहा जाता है। और बोली का जो प्रयोग होता है वो सामान्य बोलचाल में होता है। और जैसे ही बोली अपना विस्तार करती है, एक्सपॉन्ड करती है, वो तो किस में बदल जाती है? भाषा में बदल जाती है, ठीक है। बोली का प्रयोग हमेशा क्या होता है? सामान्य बोलचाल में होता है। जैसे कि देखो हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में, जैसे कि हम लोग जब घर में रहते हैं तो जैसे भिंडी है, भिंडी को रमकेलिया बोल देते हैं। जैसे कि आपका बैगन है, बैगन को भांटा बोल देते हैं। जैसे कि टमाटर को हम लोग पताल बोल देते हैं। तो बोली क्या होता है? यही सामान्य बोलचाल की भाषा है। जो हम लोग प्रयोग करते हैं वही सामान्य बोलचाल की भाषा है। और जैसे ही बोली अपना विस्तार करती है, किस में बदल जाती है? वो आपका भाषा में बदल जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो बोली किसे कहेंगे? भाषा की प्राथमिक इकाई को बोली कहते हैं। बोली का प्रयोग सामान्य बोलचाल में होता है। और जैसे ही बोली अपना विस्तार करती है, बोली किस में बदल जाती है? भाषा में बदल जाती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद भाषा और बोली में अंतर क्या होता है। भाषा और बोली में तो सबसे पहले चीज़ तो आपका भाषा का मानक स्वरूप होता है। सबसे पहले चीज़ क्या याद रखना है? भाषा का मानक स्वरूप होता है, लेकिन आपका बोली का मानक स्वरूप आपका नहीं होता। मानक स्वरूप अभी मैंने बताया था, भाषा का अपना व्याकरण और लिपि होता है, लेकिन बोली का नहीं होता। पहला अंतर। दूसरा, भाषा का प्रयोग आपका दीर्घ क्षेत्र में होता है। भाषा का प्रयोग है ना, भाषा का प्रयोग आपका दीर्घ क्षेत्र में होता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ छत्तीसगढ़ी बोली, तो भैया छत्तीसगढ़ी बोली का प्रयोग तो केवल छत्तीसगढ़ अंचल में ही होगा ना। लेकिन भाषा, जैसे मैं हिंदी भाषा की बात करता हूँ, पूरे इंटायर हमारे पूरे भारत में होगा। तो जो भाषा का जो क्षेत्र होता है वो दीर्घ होता है और बोली का क्षेत्र क्या होता है? आपका लघु होता है। क्या होता है? आपका लघु, है ना। और भाषा का, चूंकि जो भाषा का जो क्षेत्र है वो दीर्घ होता है, तो इसे बोलने वालों की संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है, बोलने वालों की संख्या, इसे बोलने वालों की संख्या क्या होता है? आपका ज़्यादा होता है। और इसे बोलने वालों की संख्या क्या होगा? कम होगा। छत्तीसगढ़ी बोली का प्रयोग केवल छत्तीसगढ़ अंचल में होता है। लेकिन भारत, अगर मैं देखूँ हिंदी का प्रयोग तो पूरे भारत में हो जाएगा, है ना। तो चूंकि भाषा का क्षेत्र दीर्घ होता है तो इसको बोलने वाले की संख्या ज़्यादा होगा, और बोली का क्षेत्र लघु होता है तो इसे बोलने वाले की संख्या कम होगा, ठीक है। और भाषा का प्रयोग किस में होता है? आपका शासन प्रशासन के कार्यों में। शासन प्रशासन के कार्यों में भाषा का प्रयोग किया जाता है। और बोली का प्रयोग किस में किया जाता है? आपका सामान्य बोलचाल में। भी मैंने बताया बोली का प्रयोग किस में होता है? आपका सामान्य बोलचाल में होता है, ठीक है। सामान्य बोलचाल में बोली का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है भाषा के अंतर्गत आपका बोली भी आती है और आपका उपबोली भी आती है। भाषा के अंतर्गत बोली और उपबोली आती है, लेकिन आपका बोली के अंतर्गत भाषा है वो नहीं आता। बोली के अंतर्गत भाषा नहीं आता, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अंतर हो जाएगा। एक बार पुनः सुनिएगा। पहले तो बोली, भाषा की प्राथमिक इकाई को बोली कहेंगे। बोली का प्रयोग सामान्य बोलचाल में होता है और जैसे ही बोली अपना विस्तार करती है, किससे बदल जाती है? भाषा में बदल जाती है। फिर मैंने बताया भाषा और बोली में अंतर, तो भाषा का मानक स्वरूप होता है लेकिन बोली का नहीं होता। भाषा का क्षेत्र दीर्घ होता है लेकिन बोली का लघु होता है। भाषा को बोलने वालों की संख्या ज़्यादा होता है लेकिन बोली को बोलने वालों की संख्या कम होता है। भाषा का प्रयोग शासन प्रशासन के कार्यों में होता है लेकिन बोली का प्रयोग सामान्य बोलचाल में होता है। भाषा के अंतर्गत बोली और उपबोली आती है लेकिन बोली के अंतर्गत भाषा नहीं आता। तो होपफुली आज का ये क्लास आप लोग को समझ में आया होगा।
अब इसके बाद एक पार्ट और होगा इसका, इसके बाद ये भाषा बोध वाला टॉपिक खत्म, उसके बाद हम लोग व्याकरण पोर्शन शुरू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो निश्चित ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं अच्छे से पूरे हिंदी के पाठ्यक्रम को मैं कंप्लीट कराऊंगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं जी हम लोग हमारी दूसरी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, रिवीजन करिए।